ओके तो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि कैसे जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट के साथ जो है कैसे हम लोग रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। मैंने बताया था कि जब Kc की वैल्यू इफ द Kc इज द greater than the Qc then reaction will goes to the forward direction. Okay, if Qc is the greater than the Kc then reaction will goes to the backward direction, and if Qc is equal to Kc then reaction हम बोलेंगे कि रिएक्शन उस टाइम पे प्रेफर नहीं हो पाएगी। इस बात को आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है कि इसमें जो भी दिक्कत है सब आप लोगों को जो है एक साथ मिला के करना है, ठीक है। तो कहने का ये मीनिंग है बच्चों कि सपोज मैंने कहा दिस इज द ए एंड ए टू बी इज द रिएक्शन where A is the part of the reactant and the B is the part of the product. अगर A रिएक्टेंट का पार्ट है बच्चों और B प्रोडक्ट का पार्ट है तो आप लोगों को बोला था QC कैसे निकालेंगे, QC इक्वल टू B अपॉन A। सेम मेथड से आप लोग KC की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन KC और QC में कुछ डिफरेंस है। मैंने बताया था प्यारे बच्चों, अगर QC इज मैंने कहा था इफ द QC is the greater than the KC, है ना। प्रॉब्लम क्या होता है, जो भी स्टूडेंट क्लास होने के बाद जैसे ही आता है बच्चों तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। बोर्ड बोर्ड ज्यादा छोटा दिख रहा है या जूम करूं? इसको जूम करना है क्या, बोलिए। बोर्ड को जूम करना है क्या? क्या सही है? सही है। सही दिख रहा है ना? और किसी को कोई कमी है ना? अगर इसको जूम करना होगा तो आप कह सकते हैं कि सर इसको जूम करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे आप लोग इस बात को फाइंड आउट करोगे कि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को होगी या कोई भी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन को होगी। इस बात को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कौन सा कंसेप्ट किस वे में आप लोगों को अप्लाई करना है। ये बात आप लोग जानते हैं कि QC मैंने कहा कि QC अगर ज्यादा है ग्रेटर देन अगर KC है तो आप बोल रहे थे सर रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन को फॉलो हो जाएगी। रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन को फॉलो होती है, इस बात को बहुत अच्छे से आपको जानना है। आइए सीखते हैं। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में मैंने आप लोगों को क्लास जो है थर्मोडायनेमिक के कंसेप्ट में आप लोगों को बताया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। आइए सीखते हैं बहुत बढ़िया से इस कंसेप्ट को, कैसे इसको पढ़ा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, जनरली आप लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द ऑलवेज इन डिपेंडेंस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। और या मैं ऐसा कह सकता हूं
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन नॉट, हम बोल सकते हैं कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है ना, कैन नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ द रिएक्शन, या मैं यहाँ पे एक नया टर्म बोल सकता हूं कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not tell anything about rate of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी कुछ भी नहीं बताता है। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है कि बच्चों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कभी भी कोई भी चीज कोई भी बात नहीं बताता है, किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कभी भी नहीं बताता है। तो हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है या क्या हो रहा है, ये सब के बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी नहीं बताता। आइए जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और मैंने आपको बताया था क्या रिलेशन था, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था, मैंने वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझाया था, थोड़ा सा क्या समझाया था कि कैसे आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं। प्यारे बच्चों मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था, तो आइए जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनआरटी ln ऑफ द के इक्विलिब्रियम। इस इक्वेशन को हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक। कहां पे पढ़ा था, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक, है ना। थर्मोडायनेमिक में हम लोगों ने इस इक्वेशन को पढ़ा हुआ था, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो औरों से पूछ लें। तो वह डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, लिखिए इसको, ठीक है, जी नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। ये बात आप लोगों को बताया, कैसे बताया था, देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस, ठीक है ना, प्लस एनआरटी ln ऑफ द के इक्विलिब्रियम, है ना। तो ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पे मैंने बताया था, इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाता है, देन डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एनआरटी ln ऑफ द के इक्विलिब्रियम। दिस इज द वेरी सिंपल टाइप ऑफ द इक्वेशन, ये बहुत सिंपल टाइप की इक्वेशन होगी, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल टाइप की इक्वेशन है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एनआरटी ln ऑफ द के इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये सब बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों एक बात और देखिए, अब एक कंडीशन और बताई थी मैंने लिखा था इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0, इसका ये मीनिंग हो गया कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होती है तो इसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस। अगर मैं कहता हूं डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, का मतलब हो गया कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा रिएक्शन जो है एट इक्विलिब्रियम पे हो रही है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो पूछ लीजिएगा, और बाकी बच्चे इसको नोट करिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से और उसको आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो देखिए अब मैं इस इक्वेशन के बेस पे एक कंसेप्ट को आप लोगों को समझाऊंगा। इसी इक्वेशन के बेस पे हम लोग एक कंसेप्ट को आप लोगों को समझाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसी के बेस पे एक कंसेप्ट को आपको समझाएंगे। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए मैंने कहा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, मैंने लिखा माइनस ऑफ एनआरटी ln of k equilibrium। तो ln of k equilibrium is equal to ln of the k equilibrium equal to minus of delta g हो जाएगा nRT, यही होगा। if n equal to मैं लिख देता हूँ if n equal to 1 मोल, तो RT हो जाएगा ये वाला पूरा टर्म। सो फाइनली k of the equilibrium equal to क्या हो जाएगा e to the power minus of delta g upon RT। this is the main important relationship between the delta g and the equilibrium constant। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये बात आप लोगों को यहीं से पता लग जाएगी। ठीक है, आ रहा होगा समझ में शायद सभी को। देखिए अब मैं लिखता हूं इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू मैं लिखता हूं नेगेटिव। समझ रहे हैं क्या? अगर मैं लिखता हूं बच्चों डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, एक मिनट है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो देखिए क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म देखिए इधर। अगर डेल्टा जी आपने नेगेटिव लिखा तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस, है ना, डेल्टा जी माइनस ऑफ डेल्टा जी अपॉन क्या हो जाएगा आर टी। तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ई टू दी पावर प्लस ऑफ द डेल्टा जी अपॉन आर टी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ जाएगी। आएगी क्या, उस टाइम पे के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आईआईटी जेईई और मेंस एग्जामिनेशंस के बेस पे बता रहा हूं कि अगर डेल्टा जी इज द लेस देन जीरो then k equilibrium would be the greater than zero। this is the very important relationship between the delta g and the equilibrium constant of the reactions। okay, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है किसके बीच में, डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के बीच में। किसी स्टूडेंट को अगर इस बात में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। एक बार और समझाता हूं। देखिए मैंने कहा प्यारे बच्चों अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इस इक्वेशन में देखो e टू दी पावर पहले से नेगेटिव में है, और जब पहले से e टू दी पावर नेगेटिव में है और डेल्टा जी की वैल्यू सर आपने नेगेटिव रख दी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा टर्म काय में आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आएगा, अरे के इक्विलिब्रियम पॉजिटिव में आएगा। और जब के इक्विलिब्रियम पॉजिटिव में आएगा तो मैं बोलूंगा के इक्विलिब्रियम इज द ग्रेटर देन जीरो, means delta g is the lesser than zero, then k equilibrium would be the greater than zero। this is the very important। क्लियर हुई यहां तक बात? आइए इसका दूसरा फॉर्म सीखते हैं। आइए सीखते हैं बच्चों इसका एक और नया फॉर्म। अब देखो भैया दूसरा मैंने लिखा इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर मैं डेल्टा जी इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं पॉजिटिव। अगर मैंने डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में लिख दी तो देखो के ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई टू दी पावर, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव होने से क्या फायदा, कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो ओवरऑल जो e टू दी पावर माइनस ऑफ जो डेल्टा g अपॉन आर टी है ये वैल्यू काय में होगी नेगेटिव में ही होगी सर। और जब नेगेटिव में ही होगी तो आप बोलेंगे सर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी काय में आएगी टोटल नेगेटिव में आएगी।
तो इफ डेल्टा जी इज लेसर देन 0 तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लेस देन 0। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स है, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से जानना है। कोई अगर बात अगर आप लोगों को कहनी है तो आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा। कर लोगे इसको, देख लीजिएगा। है ना, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं बच्चों कि अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो इस टर्म्स को बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। एक मिनट है, नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। बहुत सिंपल और आसान बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर ऐसा कहीं पे होता है तो आपको ये टर्म अपने माइंड में मान के चलना है। और मैंने एक और इक्वेशन और बताया था आप लोगों को, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एन एफ ई। ये आप अगले साल पढ़ोगे क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग अगले साल पढ़ोगे 12th में, लिख लीजिएगा इसके बगल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या पूछेगा, देखिए कभी कभी क्या पूछ सकता है, इधर देखिए, या इसको ई नॉट सेल भी बोल दो, है ना, ई नॉट सेल। तो देखो कभी कभी क्या पूछता है एग्जामिनेशन में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। 12th का सिलेबस में है ये, 12th वालों की बुकलेट में होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी आपको जो है थर्मोडायनेमिक में भी पढ़नी पड़ती है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़नी पड़ती है, और अगले साल 12th में भी आप लोग पढ़ोगे। क्या बोलेगा, वो लिखेगा इफ ई नॉट सेल इक्वल टू द पॉजिटिव, अगर ई नॉट सेल आपको कहता है कि बच्चों पॉजिटिव है, देन के इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछेगा। तो देखिए ई नॉट सेल, अगर आपने कहा ई नॉट सेल, आपने कहा सर पॉजिटिव है, तो देखिए तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट होता है। अब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है, अब ये वैल्यू जब आपकी पॉजिटिव में है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। और जब डेल्टा जी इक्वल टू इज लेस देन 0 होता है, उस टाइम पे के इक्विलिब्रियम क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो मतलब ई नॉट इज द ग्रेटर देन 1, अगर ई नॉट पॉजिटिव हो तो दिस इज कॉल्ड ई नॉट इज द ग्रेटर देन 1, एंड देन के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। This is the important, very important relationship between the equilibrium constant and E naught of the cell, where E naught का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, where E naught इक्वल टू मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ये अगले साल आप पढ़ोगे। सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोला जाता है ई नॉट, ई नॉट बोला जाता है, ठीक है ना। सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोला जाता है ई नॉट ऑफ द सेल।
कोई दिक्कत अगर है तो किसी को है तो पूछ सकता है कि सर ये कैसे करती है। आइए सीखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। अब देखिए, अब मैं कहता हूं दूसरा क्या रिलेशनशिप मेरे पास है। इफ मैं लिखता हूं इफ E नॉट इज द नेगेटिव, कहने का मतलब है E नॉट इज द लेस देन 1, तो उस टाइम पे के इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशनशिप आएगा। तो आपको पता है कि सर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट। अब ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, मींस डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, है ना। सो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। इफ डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट, वेयर आप लोग जानते हैं ई नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सो दैट टाइम द डेल्टा जी वुड बी द ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स दैट मीन्स delta g equal to the positive. If delta g is equal to the positive, if delta g is greater than 0, तो मैंने आपको पहले बताया था उस टाइम पे के इक्विलिब्रियम क्या होता है, लेसर देन 0 होता है। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी। कब कब की बात कर रहा है, अगर डेल्टा जी की ई नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव है ना, अगर ई नॉट अगर मैं आपसे कहता हूं लेस देन 1 है, उस टाइम पे इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप आता है। ठीक है ना, चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेई में ही क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत सिंपल टाइप का रिएक्शन है, सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट इस बात का आंसर दें। आइए प्यारे बच्चों, बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस, द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज इज the standard gives energy change at 300 Kelvin for reaction 2A to B plus C is
2494.2 joule at given time. The composition for reaction reaction mixture is A is equal to 1/2 mole, B is equal to 2 mole, and the C is equal to 1/2. The reaction proceeds in ठीक है ना। और ब्रैकेट आर की वैल्यू उसने दिया हुआ था 8.314 और ई की वैल्यू दिया था 2.71। सुनो भाई, रिएक्शन प्रोसीड्स इनका मतलब होगा कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। इन दो डायरेक्शन के बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, फिर आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट द 300 केल्विन फॉर ए रिएक्शन 2A is equal to B plus C is the at given time the composition for reaction mixture is A is equal to 1/2 mole, B is equal to 2 mole and the C is equal to 1/2। रिएक्शन प्रोसीड्स, कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई।
हस्ती पटेल ने आंसर निकाल दिया है। और भी निकालो। ठीक है ना? देखिए भाई, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो आपको इक्वेशन क्या दिया है? इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है 2a इक्वल टू बी प्लस सी। अगर आप QC निकालेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू सी 1/2 इंटू a स्क्वायर कितना है? 1/2 स्क्वायर। तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2। तो QC की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा पार्टी? 4 के अप्रोक्सीमेट आ रही है ना? लेकिन हमको निकालना है KC। तो KC निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ NRT ln के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम की जगह पे क्या रख देंगे? KC। तो KC इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ऑफ डेल्टा G अपॉन NRT। अब n की वैल्यू कुछ ऐसा तो खास दिया नहीं, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो KC इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा G। तो डेल्टा G की वैल्यू कितनी है भाई? ये 2492.2 2492.2 R इंटू टी। R की वैल्यू है 8.314 इंटू
टेम्परेचर है शायद 300 केल्विन। तो मुझे तो लगता है Kc इज इक्वल टू e टू द पावर 2492.2 डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद इतना ही आ रहा होगा, शायद इसी के अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा। यही है ना हस्ती पटेल, यही है ना बेटा, बराबर ही आ रहा है क्या? यस सर। तो e टू दी पावर -1 हो जाएगा। तो e टू दी पावर माइनस, तो e की वैल्यू कितनी दी है, कितना है 2.71 टू दी पावर -1। तो ऑलरेडी ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, आएगी या नहीं आएगी आप बताओ भाई। ऑलरेडी Kc की वैल्यू कम आ जाएगी। तो यहां से ये पता लग रहा है सर Qc इज द ग्रेटर देन Kc। तो आप बोलेंगे सर रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और बात अगर कहनी है किसी को तो पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए एक इक्वेशन और करते हैं भाई, बड़ा सिंपल वाला इक्वेशन है, देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन 2 इज लाइक दिस, for the following reaction K is equal to 2 into 10 to the power -6। कौन सी रिएक्शन है, Ag पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एक्वस प्लस 2NH3 of the aqueous equal to AgNH3 2 of the positive. What is the value of delta G naught at 25 डिग्री सेल्सियस? 27 कर लो इसको, ठीक है ना। ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो सारे बच्चे करिए इसको, शायद सारे ही कर लेंगे मुझे जहां तक लगता है। करो तो इसको,
हुआ? हो गया क्या? जब रिएक्शन में n नहीं दिया होगा तो n1 लेना है, समझ रहे हैं ना? मोल कहाँ दिया रिएक्शन में, तो n इक्वल टू 1 मोल लेना है। चलिए आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ उसको। n इक्वल टू आप लोग जानते हैं सर 1 मोल होगा, तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ nRT ln ऑफ द K इक्विलिब्रियम, ln ऑफ K बात एक ही है, लेकिन अब ln को आप पहले इसको काय में कन्वर्ट करो, लॉग में कन्वर्ट करो, तो माइनस n को 1 ले लो, 2.303 इंटू r इंटू टी लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम, है ना? ऐसा करो, माइनस ऑफ 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 केल्विन टेम्परेचर 27 है, इंटू लॉग, लॉग क्या दे रखा है भाई, लॉग 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, तो ये कितना हो रहा है 2.303 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2492.2, यही आ रहा था क्या? 2442 आ रहा है, अभी तो किया था 2492.2 इंटू लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए लॉग 2 प्लस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 6, ऐसे ओपन करो इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो भाई कितना आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो भाई कितना आ रहा है, 2.303 इंटू 2492.3, तो ये आएगा 5739.7 इंटू
log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 -6, यही होगा, बिल्कुल देख लो भाई, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा -5739.7 इंटू 0.3 -6 से कम कर दो तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 5.7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। तो 5.7 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू प्लस ऑफ 3271.6 पॉइंट इतना इतना जूल आ जाएगा। तो ये आपका 1 2 3, तो आप इसको बोलेंगे 32.7 किलो जूल आंसर आ रहा है डेल्टा जी। देखो यही आया क्या, देखो भाई किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अरे यही आया है, आंसर यही आना चाहिए बच्चा, आपका ध्यान रखिएगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं उसको बहुत बढ़िया से समझाता हूँ। चलिए आइए एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है उस कंसेप्ट में, ऐसा क्या है सर उस कंसेप्ट में जो आप ऐसा कुछ कह रहे हैं, इतना बढ़िया क्या है वो। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों के लिए है। बच्चों आइए सीखते हैं एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट जिसका नाम है ली चाटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है ना, इसका नाम है ली चाटेलियर प्रिंसिपल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे जरूर हर साल एक क्वेश्चन आता है, जेई हो, मेंस हो या एडवांस हो या मेडिकल हो, इससे जरूर एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो भी हमेशा 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 जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बहुत बढ़िया से सीखते हैं। आइए क्या होता है, लेट अस अज्यूम कीजिएगा A to B कोई एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हैं सर ए आपका रिएक्टेंट है और बी आपके पास प्रोडक्ट है। इस केमिकल रिएक्शन में आप लोग देख रहे हो बच्चों कि ए आपके पास रिएक्टेंट है और बी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब मैंने कहा, देखिए जरा ध्यान से, अब मैंने कहा कि एक मोल में मैंने इसका एक मोल लिया हुआ है, ठीक है ना, और मैं कहता हूं इसका इस एक मोल से आप देख रहे हैं 2 मोल बन रहा है, ठीक है ना। एक मोल से हमने कहा 2 मोल बन रहा है। अब सपोज आप इस कंसंट्रेशन अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, अगर आप इस कंसंट्रेशन को 1 मोल से जगह 4 मोल कर देते हो तो आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, मतलब मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। आई रिपीट माई पॉइंट, आपने क्या किया कि 1 मोल जब हम ए गैस ली थी, जब 1 मोल को की जगह पे आप लोगों ने इस कॉन्सेंट्रेशन को बच्चों 4 मोल कर दिया, और जब 4 मोल करेंगे तो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इस कंडीशन पे मैंने 1 मोल से 2 मोल बन रहा था, अब जब आप इसको बढ़ाएंगे तो ये कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ रहे हैं, ये कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी और इधर का प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत तेजी से होने, मतलब ये यहाँ पे जो इन दोनों 1 और 1:2 के बीच में 1:2 के बीच में एक इक्विलिब्रियम जो स्टेब्लिश था, 1:2 रेशियो के बीच में बच्चों जब एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश था,
आपने जब रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाया तो ये इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ये इक्विलिब्रियम क्या हो गया बच्चा पार्टी, डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब होने के बाद ये इक्विलिब्रियम या तो पीछे को आ सकता है या आगे को भी जा सकता है। समझे या नहीं समझे? मैंने कहा डिस्टर्ब होने के बाद ये इक्विलिब्रियम पीछे को भी आ सकता है, आगे को भी जा सकता है। तो हमेशा हमेशा ली चार्टेलियर ने ये कहा, ली चार्टेलियर ने ये बात बताई कि ऑलवेज इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा जहां पे उस प्रोडक्ट या उस रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा होगा, है ना, जहां पे उसके पास अमाउंट कम हो रहा होगा। अगर आप यहां बढ़ाएंगे तो यहां कम था, है ना, तो इक्विलिब्रियम इधर चला जाएगा, तो इक्विलिब्रियम यहां चला जाएगा तो इसका फॉर्मेशन तेजी से होने लगेगा। एक बार और समझाता हूं बहुत छोटे और स्मॉल वर्ड्स में। मैंने आपको बताया कि जब आपके पास जो है A to B कोई एक रिएक्शन थी और A to B में आपने देखा सर A और B के बीच में आप देख रहे हैं कि इस 1 मोल आपने इस A का लिया था और 2 मोल आपने किसका लिया था, B का लिया था। जब आप 1:2 का रेशियो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ले रहे हो तो दोनों के बीच में क्या था बच्चा पार्टी, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश था, है ना। अब आपने कहा सर ये इक्विलिब्रियम स्टेबलिश था, कब था ये इक्विलिब्रियम स्टेबलिश, जब एक और बी के बीच में 1:2 का रेशियो आपने बनाया। अब मैंने कहा कि बच्चों इस कंसंट्रेशन को क्या कर दो, आप 1 मोल की जगह पे कितना मोल कर दो, 4 मोल ले लो। तो जब इसके कंसंट्रेशन को आपने बढ़ाया तो ये इक्विलिब्रियम क्या हो गया, यहां से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब लिख दिए, डिस्टर्ब, जब ये इक्विलिब्रियम यहां से डिस्टर्ब होगा, जब ये इक्विलिब्रियम यहां से डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम या तो आगे की तरफ चला जाएगा और या पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस साइड को जाता है जहां पे अमाउंट कम होता है। अगर आपने इधर अमाउंट बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम इधर साइड को चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? इक्विलिब्रियम अगर आपने यहाँ जो है अमाउंट बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम यहाँ चला जाएगा और जब यहाँ जाएगा तो ये तेजी से बनना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यही स्टेटमेंट जो है ली चार्टेलियर ने दिया था। ये स्टेटमेंट एक जो है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है जो ली चार्टेलियर ने दिया था, इसको नोट करना है आपने। ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखना है। व्हेन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, व्हेन इन्होंने कहा फैक्टर्स, when factors like concentration, pressure, temperature, inert gas, that affect equilibrium are changed the equilibrium will shift in that direction where the effect in that direction where the effect caused by these changes are in that direction where the effect caused by these changes are
नलिफाइड, नलिफाइड भी बोल सकते हैं या मिनिमाइज भी बोल सकते हैं। इधर देखो भाई, ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिखना है, मैं इसको एक बार और पढ़ रहा हूं, फिर समझिएगा, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है जरा देखिए, when factor like concentration, pressure, temperature, inert gas that affect equilibrium are changed, मतलब जब जो है फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, इनर्ट गैस, दो इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, आर चेंज, उनको अगर चेंज किया जाए, ठीक है ना, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वेयर द इफेक्ट कॉज्ड बाय दीज चेंजेस आर नलिफाइड, जहां पे इन चेंजों से, इन चेंजेस होने की वजह की, जहां पे ये सब चेंज होने की वजह से इफेक्ट जो है इन इफेक्ट्स की वजह से जहां पे जो है क्या हो रहा है, वो जो है नलिफाइड हो रहा है, मतलब मिनिमाइज हो रहा है, जहां पे वो अमाउंट नलिफाइड हो रहा होगा, या मतलब वो आपने मान के चलो कि इधर अगर कंसंट्रेशन बढ़ाया, कंसंट्रेशन की वजह से सामने वाले में कमी आ गई होगी, तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट हो जाएगा। आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर अगर उधर बढ़ गया है, बढ़ा दिया है, तो इक्विलिब्रियम इधर को आ जाएगा। तो यही कह रहा है, ये लाइन यही बात को कह रही है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे ये जो चेंजेस है कम हो रहे होंगे, जहां पे ये चेंजेस जनरली नलिफाइड होंगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये बात आप लोगों को इस एग्जांपल में बोली गई। नहीं समझे क्या? समझ गए क्या? ठीक है, एक बार और समझाओ बेटा रिद्धि। नो सर, समझ आ गया। ओके, अब चलिए मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल बताता हूं, आप लोगों को एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात बताता हूं, ठीक है ना। एक डेली लाइफ में क्या है, देखिए सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे N2 गैस लिया है और इसमें 3H2 गैस को मिला दिया है, और यहाँ से आप लोग जानते हैं सर यहाँ पे अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप देखिए जरा ध्यान से, इस डब्बे में आप लोगों ने, मान के चलो इस डब्बे में आप लोगों ने क्या किया है, ये सारी की सारी गैसेस भरी हुई। अब इसमें आप ड्रॉप वाइज जो है, ड्रॉप वाइज एक एक दो बूंद, मिनिमम 2 बूंद, 2 ड्रॉप यहाँ पे लिख दे, 2 बूंद आपने पानी मिलाया। पानी मिलाने से क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंज आएगा, देखिए जब आप पानी मिलाओगे तो वाटर, जब आप इसमें मिलाओगे बच्चों, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है ना। इस पोलर के साथ ये नॉन पोलर काम नहीं करेगा, नो वर्क, किसके साथ, पानी के साथ काम नहीं करेगा, ये भी नॉन पोलर है, ये भी काम नहीं करेगा। लेकिन अमोनिया क्या है, अमोनिया बच्चों एक पोलर है, पोलर है। तो ये जो वाटर होगा, जो ये अमोनिया गैस हो जाएगी, ये अमोनिया गैस हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा किसमें, वाटर में, सॉल्युबल हो जाएगा इन वाटर। जब मान के चलो ये तीनों गैसेस, जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे समझाता हूं आप लोगों को, मतलब यहाँ पे समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से और गहराई से देखिए क्या बोलता हूं मैंने कहा इस डब्बे में देखिए जरा ध्यान से, N2 गैस भी है, H2 भी है और अमोनिया गैस भी है। अब आपने इसमें पानी मिलाया, 2 ड्रॉप पानी मिलाया। पानी तो इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर सर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। तो वाटर जब पोलर सॉल्वेंट है, ये ओनली पोलर मॉलिक्यूल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कौन है यहाँ पे पोलर, अमोनिया एक पोलर है। अमोनिया क्या हो जाएगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, अमोनिया जो है सॉल्युबल हो जाएगा, किसमें, पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। पानी में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा बच्चा पार्टी, अमोनिया जो है पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। और जैसे जैसे पानी में घुलेगा तो यहाँ पे अमाउंट, अमोनिया का अमाउंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और जब अमोनिया का अमाउंट कम होता जाएगा तो जरा ध्यान से देखिए, अमोनिया का अमाउंट यहाँ कम हो गया है ना। अब ये नाइट्रोजन का अमाउंट तो ज्यादा है, अमोनिया का कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इन दोनों का अमाउंट, तो यहां से ये नाइट्रोजन जो है धकाधक इससे रिएक्शन करेगा, बहुत तेजी से इसमें रिएक्शन करेगा, और जल्दी जल्दी क्या बनाएगा, जल्दी जल्दी अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा।
और जब जल्दी से जल्दी जो है अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ जा रहा है, देखो इक्विलिब्रियम जो है जब जल्दी जल्दी इधर को जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ से फटाफट ये बनेगा तो इक्विलिब्रियम आगे वाली डायरेक्शन को चला जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को चला जाएगा। एक बार और समझाता हूं, जरा दूसरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला बच्चों कि जब आप जो है इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में, जब इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में पानी डालोगे, तीनों गैसेस हैं, तो पानी ओनली जो है अमोनिया पे ही रिएक्शन करेगी, बाकी से रिएक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है, ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये जो अमोनिया है ये एक वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है क्योंकि पोलर है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे दोनों की दोनों। और जब ये पानी में सॉल्युबल हो जाएगा तो यहाँ से अमोनिया का अमाउंट कम होता रहेगा। जब अमोनिया का अमाउंट कम होता रहेगा तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, जल्दी जल्दी इस पे जो है रिएक्शन करेगा, तुरंत तुरंत जल्दी 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 फास्ट में क्या करेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब तेजी से ये यहाँ से सीधे इधर कन्वर्ट होगा, यहाँ से सीधे इधर कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम जल्दी जल्दी इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में रहता है जहां पे वो चीज कम हो रही होगी। तो अमोनिया कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम अमोनिया की तरफ आ जाएगा कंपैरिजन टू। ये जो बात, जो कहानी मैंने बोली, एक रफ बात, एक आइडिया जो मैंने बोला वो समझ में आया या नहीं आया, बोलो बेटा यस और नो। यस समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, हम लोग अब पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब हो गया कि अगर आप जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं तो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या पड़ेगा, टेम्परेचर। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए बच्चों इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोक देते हैं और नेक्स्ट अगली क्लास में सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.